नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी 2026 है, इसके मेंस क्या है स्टार्ट होने वाले हैं कुछ दिनों बाद। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यूपीएससी मेंस की जो मतलब कि पहले के टॉपर थे उनकी कुछ कॉपी को देखेंगे। तो आज हम लोग क्या एक मोहन लाल करके जो एक यूपीएससी हिंदी माध्यम के टॉपर हैं उनकी हम लोग कॉपी को देखेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि एक बेसिक चीज़ जो कि होती है कि 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें 20 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। टोटल जो होता है मतलब कि 250 नंबर का जो होता है अपना पेपर होता है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके जो मतलब कि क्वेश्चन है इनके, मोहन लाल जो है यूपीएससी हिंदी माध्यम के टॉपर रहे हैं एक बार के। और जो क्या इनकी कॉपी को हम लोग देखेंगे, पहले 10 मार्कर का जो क्वेश्चन इन्होंने कैसे लिखा है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि आखिर इन्होंने 20 मार्कर का जो क्वेश्चन है कैसे लिखा। और सरसरी निगाह से हम लोग क्या पूरा का पूरा उन्होंने कंप्लीट जो पेपर है कैसे अटैम्प्ट किया वो भी देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे, पहला क्वेश्चन आता है 10 मार्कर का। इसमें क्या पूछा गया है, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चर्चा कीजिए कि पर्यावरण दबाव समूह में पर्यावरण नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं। तो इसके बारे में पूछा गया है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे कि इन्होंने आखिर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया। एक बार हम लोग पहले पूरा क्वेश्चन का फ्रेमिंग देख लेते हैं। इन्होंने फ्रेमिंग क्या किया, पहले इन्होंने छोटा सा इंट्रो दे दिया है, ठीक है, 3 से 4 लाइनों का। उसके बाद में एक हेडिंग डाली है और ABC करके उन्होंने फिर से सब हेडिंग डाली है। और उसके बाद में फिर से एक छोटा सा डायग्राम के जरिए बताने की कोशिश की है। लास्ट में फिर से फाइनली अपना कंक्लूजन दे दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या अपना एक कंप्लीट जो 10 मार्कर का क्वेश्चन है देख लेंगे, पूरा का पूरा पेज भी भर दिया है और अच्छा सा कंटेंट भी दिया है। तो जैसे कि अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या उन्होंने लिखा। पर्यावरण दबाव समूह गैर राजनीतिक प्रकृति के ऐसे समूह हैं जो नीति निर्माण निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरणीय संधारिता की वकालत करते हैं। तो देख लेंगे, यानी कि इंट्रो काफ़ी अच्छा दिया है। और पर्यावरण दबाव समूह है उसकी एक तरीके से जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बता दिया गया। उसके बाद में उन्होंने क्या हेडिंग डाली थी, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप जो होते हैं का पर्यावरणीय नीतियों में योगदान क्या क्या होता है। तो यानी कि उसके एक तरीके से सीधे सीधे जो क्वेश्चन में पूछा गया वही चीज़ को उन्होंने सीधे सीधे हेडिंग डाल के बता दिया। सार्वजनिक भागीदारी हेतु, तो पहला तो इसका योगदान क्या होगा, सार्वजनिक भागीदारी हेतु होता है। तो कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे जनता को क्या है शामिल करना किसी भी स्थानीय जो आंदोलन है या फिर कुछ भी है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है, जैसे कहते हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन हेतु पर्यावरण बचाव अभियान जैसे होते हैं, इसमें भी क्या है सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देता है कौन, पर्यावरणीय दबाव समूह। और इसके पर्यावरण प्रभाव के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, तो मतलब कि ये बेसिक पॉइंट हो जाएंगे। मेन पॉइंट क्या हेडिंग है, यही है। इसको इन्होंने कई पॉइंट बना के लिखने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए भी इन्होंने उदाहरण का भी इस्तेमाल किया है। देख रहे होंगे कि होते हैं उदाहरण देख रहे होंगे, उन्होंने क्या लिखा, बाबा आमटे द्वारा जो महाराष्ट्र में हुआ था वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण दबाव समूह का एक कार्य था। ग्रीन पीस इंटरनेशनल है जो कि असम में कोल्ड फील्ड हेतु एक दबाव बनना था। उसके बाद में क्या दूसरा पार्ट होता है, पार्ट भी इन्होंने लिखा अनुक्रियाशीलता है। तो अनुक्रियाशीलता इसमें जैसे कि आप देखेंगे पर्यावरणीय क्षरण के प्रति सरकार पर दबाव बनाना, जो कि सरदार क्या लिखा हुआ, गुजरात में एक तरीके से बांध था जो पुनर्स्थापना और पुनर्बहाली हेतु भी है एक तरीके से। इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। कैंपा फंड जो कि होता है 2016 में स्थापना की गई थी, सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देता है और साथ साथ सरकार पर दबाव बनाता है। जैसे कि 1986 का पर्यावरणीय प्रभाव अधिनियम जो है वो उसके बारे में बात की गई है। और उसके आगे आप देखेंगे कि इन्होंने डायग्राम के जरिए कैसे बनाने की कोशिश की कि इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप है वो कैसे काम करता है, सामाजिक जागरूकता जिसमें क्या सेमिनार हो गया, सोशल मीडिया हो गया, भागीदारी का विस्तार करना। उसके बाद में देखेंगे क्या प्रशासन पर पर्यावरणीय सुरक्षा का दबाव बनाना, पर्यावरण प्रभाव आकलन या फिर पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम है। उसके बाद में जीवन का अधिकार, देख रहे हैं जीवन के अधिकार से उन्होंने जोड़ दिया, जो कि एक डायग्राम के जरिए उन्होंने कंप्लीट बताने की कोशिश की। बाद में अपना कंप्लीट कंक्लूजन को लिख दिया। अतः इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप दबावकर्ता के साथ साथ अनुक्रियाशीलता है, जवाबदेहिता है तथा लक्ष्य आधारित भागीदारी में रणनीतिक रूप से भूमिका निभाते हैं। तो यानी कि जो अपना क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को उन्होंने एक तरीके से बाद में फाइनली कंक्लूजन के रूप में इसी का इस्तेमाल कर लिया। देख रहे हो कितनी स्मार्ट तरीके से जो कीवर्ड जो थे क्वेश्चन में लिए थे वही क्या उन्होंने जो अपना कंक्लूजन था उसमें इस्तेमाल कर लिया। तो यही एक तरीके से इनका मतलब कि एक तरीके से कहते हैं कि थोड़ी सी समझदारी भी हो सकती है और कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन से कनेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि कंक्लूजन में क्या लिखा है। तो ये भी एक तरीके से आप स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं जो कि इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो सेम वही है कि हाल ही में क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा सेक्स वर्कर को एक पेशे के रूप में स्वीकार किया जाना भारत में सेक्स वर्कर की लिए बुनियादी अधिकार और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। परीक्षण कीजिए। क्या मतलब कि बोला गया जो सेक्स वर्कर है उनको एक तरीके से पेशे के रूप में स्वीकार किया जाना या नहीं जाना चाहिए, उसके बारे में बुनियादी एक तरीके से अधिकार है और समानता की सुरक्षा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो सुप्रीम कोर्ट की हालिया निर्णय देख रहे होंगे सीधे सीधे वर्तमान जो मुद्दा है उसे इनका कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट किया। निर्णय समानता है, समावेशिता है, न्याय की समुचित वितरण तथा सार्वभौमिक जैसे सिद्धांतों का अनुकूल है। तो मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय आया वो कैसा था उसके बारे में बताया है। उसके बाद में उसके आगे अगर हम देखेंगे सेक्स वर्कर है धारणा क्या होती है, जैसे कि प्रतिबंध होता है या फिर आईपीसी के तहत जो भी अपराध हैं
सामाजिक कलंक भी मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्याख्या की है कि बुनियादी अधिकारों की मान्यता है, सेक्स वर्कर के लिए 14 आर्टिकल 14 जो कि है समानता का अधिकार है, विभेद के प्रतिषेध जो कि 15 बारे में बात की गई, अनुच्छेद 21 के बारे में बात की गई है, और गंगूबाई काठियावाड़ जैसी जो कि मूवियाँ जो बनती हैं उसके बारे में बताया है। और उसके बाद में मौलिक अधिकार जो कि 19 के तहत पेशे का अपनाना अपना मतलब कि एक अपराध नहीं हो सकता, परंतु यहाँ पे भी कुछ अपवाद होते हैं कि आप ऐसा पैसा आप नहीं मतलब कि अपना व्यापार या आजीविका के लिए ऐसा पैसा नहीं अपना सकते हैं जिससे कि समाज को एक तरीके से नुकसान हो, जिसमें क्या समावेशिता का मुख्य धारा में जुड़ाव हो गया, सामाजिक कलंक पर से निपटना होगा, पैसा, स्वच्छता तथा जीवन का अधिकार। चुनौतियाँ के बारे में बता दिया। आगे आप देख सकते हैं अगर हम लोग एक क्वेश्चन को हर एक डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी बाकी क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब कि ओवरव्यू ले लेते हैं। आगे भी इसी प्रकार से देख रहे होंगे, इन्होंने फिर से क्या वही प्रोसेस को अपनाया, छोटा सा एक तरीके से इंट्रो दिया है, उसके बाद में मेन हेडिंग डाली है, सब हेडिंग में पार्ट करते हुए आगे क्वेश्चन को लिखा है और देख रहे हैं पूरा डिटेल में अच्छा से लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या एक तरीके से मतलब कि क्वेश्चन की जो एक तरीके से कहते हैं क्वालिटी अच्छी है इनकी। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। देख रहे हैं 3 में भी क्या इन्होंने नालसा के बारे में क्वेश्चन आया था, तो इन्होंने नालसा के एक तरीके से छोटी सी डेफिनेशन दी, वही मेन प्रोसेस जो पहले अपना रहे थे कि सब मतलब कि मेन हेडिंग डाली उसके बाद में सब हेडिंग डालते हुए लिखा हुआ है। तो आगे भी आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। तो बाकी के अभी हम लोग क्या थोड़ा सा एक तरीके से ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट से, फिर 15 मार्कर का जो क्वेश्चन था उन्होंने उसको कैसे अटेम्प्ट किया उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो इनका 10 मार्कर का क्वेश्चन है। देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने ट्रेंड को भी चेंज किया कि नंबर वाइज लिखने की थोड़ी सी कोशिश कर ली है कि 15 5 पॉइंट 6 पॉइंट यहाँ पर लिख दिए, फिर चुनौतियाँ लिखनी है, उसके बाद में आगे की राह लिख दी। यानी कि जब आपके पास कंटेंट थोड़ा सा कम हो जाए मुझे लग रहा है तो इस तरीके से लिखना सबसे बेस्ट होगा कि आप 5 से 6 पॉइंट लिख दीजिए, उसके बाद में उसकी चुनौतियाँ और आगे की राह लिख दीजिए, पेपर मतलब कि जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे क्या हेडिंग डालते हुए मतलब कि अगली भी क्वेश्चन इसी प्रकार से क्या है। और अभी चलिए हम लोग क्या आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो 11 है उस पर आ जाते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो क्या है एक तरीके से 15 मार्कर का जो क्वेश्चन होता है इसके बारे में देख लेते हैं। हितधारकों के नवाचार और प्रभावशीलता में वृद्धि हेतु प्रेरित करने हेतु स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए मतलब कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा करनी है, और उत्तर कितना है 250 शब्दों में लिखना आपको, 15 मार्कर का क्वेश्चन है। यानी कि जो हितधारकों का जो नवाचार और प्रभावशीलता में वृद्धि है तो प्रेरित करने के लिए स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है उसके बारे में बात पूछी गई है। तो आप लोगों को पता होगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 2002 के तहत बनाया गया है, सीधे सीधे वहीं से स्टार्ट किया इन्होंने भी, और यहाँ से सभी स्टार्ट करेंगे शायद जिसको पता है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है जो कि आपको पता है, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा हो, उपभोक्ता का हित हो, नवाचार हो, अपना आगे क्या है उपभोक्ता की प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता का हित होना चाहिए मतलब स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा और मोनोपोली रोकना है। आगे का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा में भूमिका क्या हो सकती है, जैसे कि हितधारकों के दृष्टिकोण से, उपभोक्ता के हितों का, कंपनी के अथवा निर्माता के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। आगे छोटे व्यापारी या खुदरा व्यापारी होते हैं उसके दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि अनुच्छेद 19 की बात की है, ई कॉमर्स की है, फेक जो एक तरीके से डिस्काउंट होते हैं या फिर जो भी दिखाते हैं उसके बारे में बात की है। नवाचार हित क्या क्या किए जाने वाले प्रभाव में, ई तकनीक है, ई कॉमर्स है, ONDC है उसके बारे में आपने सुना होगा, MSME जो होता है, ई कॉमर्स हो, MNC की ई कॉमर्स है या फिर जो भी आप देख रहे होंगे उसके बारे में उन्होंने बताया है। आगे फाइनली अपना क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। इसी प्रकार से अगला भी क्वेश्चन देखेंगे, मतलब कि इनकी बनी बनाई एक स्टडी है कि उसी फॉलो करना है, उसी एक तरीके से प्रोसेस को। पहले क्या करना है, छोटा सा इंट्रो देना है 2 से 3 लाइनों का, वैसे इन्होंने जिस इंट्रो दिया है कम से कम 5 लाइन से ऊपर हो गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है इंट्रो मतलब 2 से 3 लाइनों का ऊपर होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर उन्होंने उदाहरण दे दिया है, उसके बाद में जो फेक न्यूज़ है उसके या फिर पेड न्यूज़ है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो आगे भी आप देख सकते हैं कंटेंट तो उन्होंने क्या है अच्छा खासा लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आगे भी जो क्वेश्चन है 15 मार्कर का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया है। तो कंप्लीट में काफ़ी आपको आगे दिखा देता हूँ, कंप्लीट पूरा नहीं पढ़ेंगे, कुछ आज प्रॉब्लम हो रही है, बार बार कट जा रहा है। तो आप लोग क्या आगे भी देख सकते हैं कि इन्होंने कंटेंट क्या है अच्छा खासा कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 भी देखेंगे क्या है, इतना बड़ा एक तरीके से क्या कहते हैं भूमिका दे दी है। पॉइंट वाइज यहाँ पे देखें कमियाँ और समाधान, इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख रहे होंगे, और डाटा और फैक्ट का भी इस्तेमाल अच्छे से करना है। देख रहे होंगे 2030 तक SDG को प्राप्त करना है, उसके बारे में बता दिया है, जो कि नॉर्मल कॉमन पॉइंट है, सभी को पता होता है। ट्रांसजेंडर के लिए अधिनियम जो 2020 है उसके बारे में बात की है आगे क्वेश्चन में। मतलब कि आपको कानून, फैक्ट, डाटा, आर्टिकल या फिर जो भी एक तरीके से करंट का मुद्दे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने का डायग्राम बना दिया अच्छा सा, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको जो एग्जामिनर होता है उस पर थोड़ा सा इंपैक्ट डालता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और आपको अभी देखने में हो सकता है थोड़ा सा आसान लग रहा हो, पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन कितने पेज का है, मतलब कि पूरा का पूरा पेपर जो है 56 पेज का है।
तो 3 घंटे में 56 पेज लिखना इतना ईजी नहीं होता जितना आपको लग रहा होगा। ये पेपर इन्होंने लिखा है तो मुझे पता है कि कितना एफर्ट लगा होगा इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं क्या इसको दे चुका हूँ और मैंने मतलब कि दिया है तो मुझे अच्छे से पता है। और जिसने भी दिया होगा वो भी जानता होगा कि कितना एफर्ट लगता है पूरे का पूरे पेपर को कंप्लीट करने में और इतने अच्छे कंटेंट के साथ में। तो बाकी आपको अपनी राय भी मतलब कि जो वीडियो है उसमें कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा कि आपको क्या कुछ समझ में आया है या फिर आपने कुछ नया सीखा है या फिर आपको कुछ अपने सुझाव देना है वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बाकी नए वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपर की कॉपी देखनी है तो आप उसको भी क्या है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं जल्द ही उसके बारे में भी कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में।